यस अगेन वेलकम टू शिवाजी टीचर्स एकेडमी चैनल पर। और मैं अभी ये जो दूसरा पार्ट है इस वीडियो का, जो उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में परीक्षा हुई थी उसी को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आपके सामने। तो इसमें क्या है कि मैंने अभी पहले वीडियो बनाया हुआ था, उसमें तो 44 पर तक क्वेश्चन पर टेक्निकल ग्लिच आ गया, तो उसमें मैं वीडियो ब्रेक हो गया। तो ठीक है, मैं इसको नया वीडियो बनाता हूँ, मतलब दूसरा पार्ट बनाया हुआ हूँ। तो इस दूसरे वीडियो पार्ट में आते हैं। तो 45 तक क्वेश्चन डिस्कस हुए, तो 45 के आगे क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ। हैलोजन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहता किस तत्व की है? तो इसमें जो फ्लोरीन होता है, ठीक, परमाणु क्रमांक जो 9 होता है और परमाणु भार 18 पॉइंट कुछ कुछ वगैरह होता है। मेंडलीफ आवर्त सारणी में इसका 9 अंक होता है। परमाणु क्रमांक से पता चल जाता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 46 है। तो 46 में किस निम्न अभिक्रिया के प्रक्रिया का नाम लिखिए? तो CH3CH2Br है, फिर धन NaOH है, फिर उसके बाद एरो दिया होगा CH3CH2OH है, फिर NaBr है, मतलब कि सोडियम ब्रोमाइड भी दिया होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी दिया हुआ है इस इक्वेशन में, और फिर मतलब C2H5Br मतलब एथिल ब्रोमाइड का भी जिक्र किया गया है इसमें। तो फिर उसके बाद बढ़ते हैं। तो जैसे कि अगर किसी यौगिक का तत्व जो आर फेर बदल हो जाता है, देखिए आप कैसे फेर बदल होता है। यहाँ पे ये जो Br है ये सीधे यहाँ चला आया, और फिर उसके बाद ये OH है ये यहाँ चला आया, अर्थात ये CH3 के साथ ये जुड़ गया है, ठीक है। और ये Na के साथ कौन जुड़ा हुआ है? ये Br जुड़ा हुआ है। तो ये आपस में फेर बदल कर लेते हैं अपने अपने एलिमेंट को लेकर। तो इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन की प्रक्रिया कहते हैं। तो इसको प्रतिस्थापन प्रक्रिया कर दिया जाएगा। तो इसको आप नोट करते रहिएगा। पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ ज़्यादा दिक्कतें हो गई, अब मैथ जब सेशन आएगा तो देखिए अब कैसे क्या होता है। और फिर उसके बाद है, उस विटामिन का नाम क्या है जिसके आहार में कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो इसका आहार में अगर स्कर्वी कमी हो जाता है तो स्कर्वी रोग हो जाता है, तो उस विटामिन का नाम हो जाता है विटामिन C। बिल्कुल, विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं नग्न बीज वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो नग्न बीज वाले पौधों को क्या कहा जाता है? अनावृत बीजी कहा जाता है। चलिए ठीक है, अनावृत बीजी लिख देता हूँ मैं। इसको सबको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आने के कोई चांसेस है नहीं, लेकिन फिर भी आप एक प्रयास तो करे रहिए कि इनसे क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनते हैं, इससे आपको एक आइडिया होगा। हालांकि क्वेश्चन पेपर तो नए ही बनेंगे, हो सकता है एक दो क्वेश्चन दोहरा दे पीछे के, हालांकि और मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि 18 से 19 में बहुत ही कम ही क्वेश्चन में आए हुए थे। 2018 में भी ऐसे क्वेश्चन जो भी आए हुए थे उसमें 19 में बहुत कम आए थे। अधिक से अधिक करंट अफेयर्स आप लोग तैयार करते रहिए, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और फिर इसके बाद बढ़ते हैं 49 है, कौन से रुधिर वाहिक जो फेफड़ों से ऑक्सीजनित रुधिर को मानव हृदय के बाएं एलिन तक ले जाती है? तो कौन सी ले जाती है? तो पल्मोनरी सिरा ले जाती है, ठीक है। तो पल्मोनरी सिरा देखते हैं, लिख देता हूँ मैं, पल्मोनरी सिला सिरा। चलिए ये पल्मोनरी सिरा, चलिए ठीक है, ये हो गया। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा मेरे वॉइस को सुनकर। हाँ फिर माफ़ कीजिएगा। फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। ऑफिस का 50 पे आते हैं। तो एक जीव की संरचना, कार्य, व्यवहार, वातावरण के अनुरूप क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर किसी चीज़ में रखा गया है, मतलब उसी को ऐसा माहौल बनाया गया है तो उसी वहाँ माहौल के अनुकूल हो जाता है। जैसे बच्चे को देख लीजिए, अगर अच्छी जगह रखते हैं, समाज की अच्छी जगह पे रखते हैं तो उसके पास अच्छा व्यवहार पड़ता है। और सामाजिक लोग होते हैं तो उससे अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसे लगता है कि हाँ समाज में बहुत एकता है, और समाज में क्या है, यूनिटी बहुत है, लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, लोग कितने अच्छे हैं। लेकिन अभी आप देख लीजिए, उसको गंदे माहौल में देखिए, मतलब छोटे माहौल में रखिए अगर, तो उसमें क्या रहेगा, बच्चे के ऊपर अलग अलग व्यवहार पड़ता चलेगा कि हाँ देखिए बच्चे कितनी गाली देते हैं, समाज में कितने लोग एक दूसरे को गलत भावना सोच देखते हैं, और ये सब वगैरह वगैरह बातें सोचते हैं, तो उसी के अनुकूल हो जाता है बच्चा, ठीक है।
तो फिर उसके बाद वही अनुकूल परिवर्तन कहलाता है। इसे डार्विनवाद में भी बताया था कि जो व्यक्ति अनुकूल रहेगा आगे जीवन में, तो बस उसी का जीवन रह जाएगा। ठीक है, तो इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। और ये अनुकूल परिवर्तन अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, ये अनुकूलन कहा जाता है। अनुरूप परिवर्तन, अनुकूलन। ठीक है, 51 क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 51 क्वेश्चन है। तो यदि a माइनस बी का इक्वल 4, तो मैथ पे आ गए हैं सीधे, मैथ के सेक्शन पे आ गए हैं वो। तो उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है a माइनस बी इक्वल 4 हो जाएगा, ए बी इक्वल 21 हो जाएगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान ज्ञात करना है। तो सीधा सा आंसर है, मैं बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो इसका मैं जो सोल्यूशन है उसी पर मैं डिस्कस करूँगा। इतनी बड़ी स्क्रीन पर कैसे क्या किया जाए, कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा सकता, मैं फिर भी प्रयास करता हूँ। तो ए क्यू माइनस बी का सूत्र क्या होता है? तो ए क्यू माइनस बी का सूत्र होता है, लिख कर बता देता हूँ, ये रहा पेन। और ए माइनस बी होता है, ये देखिए ए भी कितना अच्छा बना हुआ है, ये ए। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी होता है। ठीक है, और यहाँ माइनस नहीं प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस बी, अगर माइनस दिया हुआ सिंबल तो उसे एक ब्रैकेट में रखिए और बाकी सारे को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। लेकिन अगर ए प्लस बी आ रहा है तो यहाँ पे प्लस बी कर दीजिए और ए प्लस बी स्क्वायर और फिर यहाँ पे माइनस ए बी कर दीजिए। ये इसका सूत्र का बहुत ही याद करने का छोटा सा तरीका है। तो मैं सीधे इसके सोल्यूशन पे ले जाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कैसे क्या है इसका सोल्यूशन। चलिए ये रहा अपना 51 का सोल्यूशन हो गया। तो ये 51 का सोल्यूशन ए माइनस बी का इक्वल 4 हो गया है, ए बी इक्वल 21 हो गया है। तो सूत्र से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना रहेगा? 16 प्लस 42 हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो जो मैंने ए माइनस बी कहाँ से लाया हुआ है? ये यहाँ से लाया हुआ है, ये देखिए ए माइनस बी से यहाँ पे। ठीक है, और ए बी जो यहाँ से यहाँ ले आया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद 16 लिख दिया गया है यहाँ पे, अर्थात ए माइनस बी का मात्रा दिया हुआ है यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो 4 चौक होता है 16, तो ये 16 मैंने लिख दिया। फिर 21 दिया हुआ है तो 21 को यहाँ लिखेंगे, तो 21 दूना क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 42 यहाँ लिख दिया गया, 58 यहाँ हो गया। ठीक है, तो अभी क्या निकला हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही निकला हुआ है। और फिर एक सूत्र होता है जो मैंने अभी अभी आपको लिखा के दिखाया था वह। तो यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया इक्वल ए माइनस बी लिखा हुआ है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ए माइनस बी कितना हुआ है? तो ए माइनस बी दिया गया 4 दिया हुआ है, तो 4 को लिख दिया गया। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ तो 58 लिख दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद 21 जो है, ये देखो 21 आ गया, तो 21 को यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, और फिर उसके ब्रैकेट को जो अंदर है उसी को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने में देख कितना बनता है? तो 8 1 9 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 और 4 को इससे गुणा कर देंगे, तो 4 9 36 के 6 हो गया, 3 हासिल आ गया। और फिर उसके बाद 4 7 28 29 30 31, ये रहा इसका आंसर। 316 आंसर आ गया। ये देखिए इसका आंसर ये रहा। एक सेकेंड, ये तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 52 पे बढ़ते हैं। तो 52 क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये रहा 52 क्वेश्चन। अपने 52 क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/2 का पावर 1/2 बड़ा है या फिर 1/3 के पावर 1/3 है। तो आप लोगों को नहीं सोचना पड़ेगा कि एक छोटी सी बात है कि अगर कोई चीज़ बड़ी है तो वो उसको हम 2 भागों में बांट करते हैं, तो कितने हिस्से मिलते हैं? 2 2 हिस्से मिलते हैं। अगर बड़े बड़े हिस्से मिलते हैं इसको कहा जाए, अगर कोई संख्या है, मतलब कोई भी चीज़ है, तो उसको 3 3 भागों में करेंगे तो हमें 3 3 खंड मिलेंगे, मतलब छोटे छोटे हिस्से मिलेंगे। अगर 2 वाले हिस्से बहुत ही छोटे छोटे हिस्से मिलेंगे, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ 1/2 बड़ा होगा। लेकिन इसको मैं सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या करना रहेगा। तो चलिए ये आपका ये देखिए सोल्यूशन आ गया है। तो 52 इक्वल दिखा हुआ है, 52 क्वेश्चन का सॉल्व। 1/2 लिखा हुआ है, उसकी पावर 1/2 लिखा हुआ है। तो 1/2 का पावर मतलब होता है रूट। ठीक है, अंडर रूट लगाना रहता है। तो ये रूट है, तो इसको जब बाहर कन्वर्ट करते हैं तो 0.5 आता है। और इसको सोल्यूशन करने के 0.5 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0.5 वर्गमूल का वर्गमूल आ जाएगा 0.701 701, मतलब 7071 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 1/3 है, उसका पावर 1/3 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे रूट मतलब 3 के भागे में घन निकालना रहेगा, तो घनमूल निकालना रहेगा। तो यहाँ पे 0.33 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा 3 3 और यस, ये रहा। फिर 0.6931, इसको लॉग मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लॉग की वैल्यू याद रहनी चाहिए। खैर फिर भी ये आंसर बन गया है कि 1/2 की पावर 1/2 बड़ा रहेगा। चलिए ठीक है,
बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 50। तो चलिए ये देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 है। तो ये देखिए क्वेश्चन है, तो इसको मैं गुणनफल करके दिखा देता हूँ यहीं पे, आपको देखते हैं गुणनफल हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये रहा एक्स स्क्वायर, तो ये रहा एक्स स्क्वायर, चलिए ठीक है ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसके नीचे में लिखने की कोशिश करता हूँ एक्स स्क्वायर, ये -6x हो जाएगा और ये -3x हो जाएगा और प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको सीधे सोल्यूशन ही दिखा के आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इस पर तो ये रहा आपका क्वेश्चन जो है, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस प्लस 18 हो गया है, और ये देखिए तो इसको मैं दो भागों में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है कि सिर्फ जोड़ने पे आया तो 9 आए, ठीक है, और फिर उसको गुणा करने पे आया तो 18 आए, अर्थात 18 आए। तो क्षेत्र का 18 होता है और 6×3 9 होता है। तो ये रहा उसका सिंबल, ये देखिए हो गया। अब ये देखिए ये 6x है और ये -3x है। अब इसको लिख दिया गया, तो ये एक्स स्क्वायर -6x और -3x प्लस 18 है। तो जैसे ये x यहाँ पे है, तो इसको हमको अलग अलग भागों में तोड़ना है। ठीक, गुणनफल का अर्थ ही होता है तोड़ना। तो ये रहा एक्स स्क्वायर और ये x है, तो जब x का x में गुणा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर ही आएगा ना। तो चलिए ठीक है, x का जब इसमें गुणा हो जाएगा तो -6x है, तो -6 ही आएगा ना। चलिए ठीक है, इतना हो गया। -3 और x है, और -3 का और x का जब गुणा हो जाएगा तो -3x आ जाएगा। ये भी इतना क्लियर हो गया आपका। तो माइनस और माइनस कितना होता है, प्लस होता है। ठीक है, और 3×6 = 18 होते हैं, 18 हो गए। तो इससे क्या होता है, इसको हम लोग अलग अलग तोड़ लिए हैं। अभी x-6 एक ही ब्रैकेट में होता है, तो इसको एक साइड में लिख देंगे, x-3 एक ब्रैकेट में लिख देंगे। चलिए, तो ये आपका 53 का ये सोल्यूशन आ गया आंसर। अब बढ़ते हैं 54 क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 54 क्वेश्चन जो है, a=x सच दैट x एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो जिसमें दो भुजाएं जो है बराबर होती हैं। फिर उसके बाद है फिर b x सच दैट एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु, तो इसका मतलब सारी भुजाएं इक्वल रहेंगी। तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन b निकालना है। तो a इंटरसेक्शन b निकालना है, तो इससे मैं आपको एक सेट बता देता हूँ। जो सेट थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे, तो मैंने कहना है आपको ये रहा। अगर ए इक्वल, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, काम आएगा। 1 2 3 और 4 मैंने ले लिया एलिमेंट। ठीक, और फिर उसके बाद बी ले लिया मैंने, तो यहाँ पे ले लिया मैंने 4 5। सिंपल सा एग्जांपल पर समझने की देरी है। तो अगर मैं ए यूनियन बी कह रहा हूँ, ए यूनियन बी, ठीक, ए यूनियन बी कह रहा हूँ, तो समझ जान जाइए इन सभी को यूनियन में लिखना है। अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 तक जितना हुआ है उसको लिख लेना, ए यूनियन बी में लिख लेना। चलिए ठीक है, और जैसे ही मैंने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी में लिखना है मेरे को, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में लिखना है, तो जो कॉमन एलिमेंट रहेंगे उन्हीं को लिखना है। तो कॉमन एलिमेंट हमारा कितना बन रहा था अभी, तो 4 बन रहा था। तो पहले सेट में मैंने लिया था 1 2 3 4, और दूसरे सेट में लिया 4 5 6 7। ठीक है, तो उसमें से एक कॉमन एलिमेंट बना तो 4 बना, तो सिर्फ मुझे इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट को जो रखा हुआ था उसी को लिया जाता। तो ए इंटरसेक्शन बी में और ए यूनियन बी में यही एक अंतर होता है। इसको अब थोड़ा बारीकी से देखिएगा और सोचिएगा, समझिएगा, और इसको एक माइंड में रख लीजिएगा, छोटी सी बात है। तो चलिए इसको मैं सोल्यूशन बता देता हूँ आपको। तो ये देखिए 54 क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, a=x सच दैट एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज है, बी वाला कह रहा है, तो इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो हमको क्या कहना पड़ेगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हालांकि उसमें क्या रहता है, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं जो होती है उसके बराबर होती हैं। तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज जो होती हैं उसकी भी तो तीनों भुजाएं बराबर। तो तीन में से अगर मैंने दो ही ले लिया, तो इसका मतलब क्या बनता है, ए इंटरसेक्शन जो कॉमन पार्ट है उसको रख लेना है। तो ए इंटरसेक्शन भी मतलब जो उसमें एग्जांपल दिया हुआ था एलिमेंट का, तो उसी से याद करिए। तो अगर दो ही एलिमेंट मिल रहा है तो उसी वाले को ही ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। तो देखिए कि इसको मैंने एक समद्विबाहु त्रिभुज मान लिया, ए इंटरसेक्शन भी, तो ये इसका ये जो है आंसर हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन भी इज इक्वल टू एक एक्स सच दैट एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन 55 पे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 55 है, एक 10 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाहुकोणों को ज्ञात करना है। तो 10 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाहुकोणों को ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करना है। सोल्यूशन पर मैं सीधे जी हाँ, बिल्कुल ये 55 का सोल्यूशन है। तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि जो भुजाएं होते हैं, बहुत बाहुकोण होते हैं, वो सीधे 360 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो इसको 360 डिग्री को आपको रख लेना और भुजाओं को संख्या याद कर लेना है। तो जो बहुभुज होता है, तो बहुभुज में हमेशा आपको इस फार्मूला को याद करना पड़ेगा। और जैसे ही क्या कहते हैं, भुजाओं की संख्या पता चलती है, तो उससे आप लोग क्या निकाल सकते हैं, कोण निकाल सकते हैं। क्योंकि सर क्या करना है, 360 को डिवाइड करना है, जितनी भुजाएं हैं उससे डिवाइड कर देना है। तो 360 यहाँ पे लिखा हुआ है, और तो यहाँ पे 360 यहाँ पे लिख दिया गया, और फिर 10 है तो 10 से गुणा करें, 36 डिग्री आप लोगों का बाहुकोण पता चल गया है। ठीक है, और फिर इसके बाद मतलब इक्वल 1/1 आ गया। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन। अब ये देखिए 56 क्वेश्चन आ गया। तो 56 क्वेश्चन कह रहा है 56 से 9357 में अंक जो है 9 है के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान में कितने अंतर हैं। तो इसमें बता देना है कि आपको स्थानीय मान निकालना है और वास्तविक मान में कितना अंतर है। तो स्थानीय मान मेरा कितना बैठ रहा है, देखिए आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा, हज़ार, अर्थात मैंने क्या लिख लेना है, 9000। और वास्तविक मान 9357। तो सीधे जो घटा देना है और कुछ नहीं। तो 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, बस 357 का अंतर है। मुझे सोल्यूशन तक जाने की ज़रूरत ही नहीं। तो इसका अंतर हो जाएगा कितना, बच्चा सा आंसर और बच्चा सा क्वेश्चन। चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन 57 है, एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है तथा चौथा कोण 75 है। तो समान कोणों की माप ज्ञात करना है। तो 3 कोण समान है, अर्थात एक्स 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 मान लेना है। तो इसको एक्स मानते हैं, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। और जो चौथा कोण है वो 75 है। और आपको पता होगा कि चतुर्भुज के सारे कोणों का योग कितना होता है। तो हाँ जी, कितना होता है, 360 डिग्री होती है, मतलब 360 डिग्री होता है। ये रहा, मेरा स्कूल भी छोटा पड़ जा रहा है। तो चलिए ठीक है, इसको मैंने 3x कर लिया सबको जोड़कर, और ये 75 हो गया। अब 75 में से मतलब 360 में से क्या कर लेना है हम लोग को, 75 को घटा लेना है। ठीक है, और ये रहा 75 घटाएंगे, तो 75 घटाने पे कितना आता है, बिल्कुल 285 आ जाएगा। यहाँ पे 285 लिख लीजिए, और ये 3 से डिवाइड करने पर उसका आंसर। एक सेकंड में आपको इसको पूरा सोल्यूशन दिखा के वहाँ पे समझा दूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मेरी बहुत अच्छी राइटिंग जा रही है। हाँ, तो ये रहा आपका, ये देखिए ये सोल्यूशन है। तो ये देखिए एक्स मान लिया है, ठीक है, एक्स मानने के बाद सबको रख दिया एक एक्स एक्स, क्योंकि कहाँ क्या गया है क्वेश्चन में, ये तीनों कोड जो है समान है, और एक चौथा कोड जो 75 है। और उसका आपको पता रहता है कि चतुर्भुज के सारे भुजाओं का कोण कितना होता है, योग कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री एक साइड पे रख दिया गया, और फिर उसके बाद एक्स 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 जो 3x लिख लिया गया, मतलब तीनों एक्स को एक साइड कर दिया गया। और 75 और 360 में ये जो है 75 घटा लिया गया, फिर 3 से डिवाइड कर दिया गया यहाँ पे। तो 3 से डिवाइड करने पर 95 आंसर आ गया सीधे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 58 है कि समकोण त्रिभुज के परिमाप जो है 24 सेंटीमीटर है, यदि इसके विकर्ण की माप जो है 10 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये बता रहा है, तो इसको सीधे सीधे आंसर बता देना है हमको। तो इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज जानते हैं आप, 90 डिग्री होती है। ये रहा ऐसे, ये 90 डिग्री, ये रहा, इसे क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, इसे आधार कहते हैं, इसे कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो मेरे को पता यही क्या है, लंब, आधार और कर्ण, बस इसको यही इतना पता है। तो चलिए इसके विकर्ण की जो माप है, तो समकोण त्रिभुज इसकी विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर है। ठीक, और त्रिभुज के परिमाप यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल। तो इसका मैं सलूशन आपको सीधे वहीं पे समझाता हूँ। चलिए, तो ये हो गया अपना ये सलूशन। तो इसमें क्या क्वेश्चन में कह रहा था, तो क्वेश्चन में आपको फिर से बता देता हूँ कि जो परिमाप बताया हुआ था, तो परिमाप उसने बताया हुआ था 24 सेंटीमीटर, अर्थात त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। तो उसमें से जो विकर्ण को बताया था, विकर्ण मतलब ये कर्ण को बताया सिर्फ 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो 10 सेंटीमीटर बताया, तो कितना बचा अपना, तो बचा कितना, 14 बचा। अब देखिए 14 बचने पे क्या हो गया,
हमने 14 को क्या मान लिया, क्योंकि हमें पता है कि हाँ आधार तो लंबी होनी है, तो 14 माइनस आधार से ये क्या कहते हैं 14 माइनस एक्स को घटा लिया। लेकिन कैसे घटाएंगे, तो 14 तो इसको कर लिया गया, तो 14 जो ये कर्ड है और आधार है, सॉरी माफ़ कीजिएगा लंब है, तो इसको मैंने एक्स मान लिया और आधार को क्या कर दिया 14 माइनस एक्स, क्योंकि ये विकर्ण ही रह गया हुआ है, तो 14 माइनस एक्स दिया हुआ है, तो ये रख दिया गया 14 माइनस एक्स। तो अब इसी दिन निकालते हैं कि लाल बटा कक्का वाला सूत्र लगा के, और हाँ बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लाल बटा कक्का क्यों लगाएंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और इक्वल ए सी स्क्वायर लगा देंगे। तो अर्थात ये देखिए कर्ड को एक साइड ले लेंगे और फिर इसका लंब को एक साइड ले लेंगे और उसके बाद आधार को एक साइड ले लेंगे और फिर उसके बाद इसका ये सोल्यूशन निकाल देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और फिर 14 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और फिर ऐसे तो तोड़ा गया ए माइनस बी के सीक्वेंस में तोड़ा गया हुआ। तो 14 का स्क्वायर होता है 196 मतलब 196, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 28 एक्स हो गया, फिर इक्वल 100 एक्स हो गया, और 100 एक्स बोल रहा हूँ 100 हो गया, फिर उसके बाद 2x स्क्वायर हो गया माइनस 20x हो गया प्लस 96 हो गया और इक्वल 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर फिर इसको 2 से सीधे सीधे डिवाइड कर दिया गया है, तो यहाँ 2 से कट गया है, ठीक है, फिर यहाँ 14 आ गया, फिर यहाँ 2 से काटने पर 48 हो गया। तो चलिए ठीक है 48 आ गया, एक्स माइनस 8 हो गया और एक्स माइनस 6। अब इसको इसके बराबर के उस पार ले जाने पे क्या हो गया 8 हो गया और 6 हो गया, मतलब दो दो वैल्यू निकल आई। तो इसका मैंने पता कर लिया कि हाँ ये 8 हो गया ये 6 हो गया। तो मैंने कौन सी वैल्यू रखी है, ये देखिए एक्स, इससे पता चल गया कि 8 यहाँ का वैल्यू है 6 यहाँ का वैल्यू है। जैसे 8 को यहाँ रखेंगे तो 8 को क्या करने पर 8 में से 14 में से 8 को घटाने में कितना मिलेगा 6 मिल जाएगा। चलिए ठीक है, और फिर क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार क्या है यहाँ पे दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और जो ऊंचाई है अर्थात लंब जो दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है, ठीक है। आप 6 को रख दीजिए 8 को रख दीजिए, आंसर वही सेम सेम आना है। उसके बाद 24 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ गया है। चलिए बढ़ते 59 क्वेश्चन, और ये रहा अपना 59 नंबर क्वेश्चन है। यदि एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 100 मीटर तथा एक विकर्ण 160 मीटर हो तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है और मैं इसका सलूशन कैसे बताऊंगा, सीधे वहीं पे ले जाकर बिना समय वेस्ट किए हुए। हाँ जी, तो ये रहा सम चतुर्भुज का ये जो सिंबल दिया हुआ है कि हाँ 100 सेंटीमीटर प्रत्येक। तो एक बार क्वेश्चन में फिर से पढ़ जाता हूँ कि एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा मतलब ये देखिए सम चतुर्भुज की ये भुजा ये भुजा ये भुजा 100 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और विकर्ण क्या है 160 सेंटीमीटर की है। तो इससे पता चलता है कि मेरे को एक त्रिभुज मिल गया है। तो 100 सेंटीमीटर का दो भुजा मिल गई है और 160 सेंटीमीटर का हमें एक भुजा मिल गया है, था समद्विबाहु त्रिभुज मिल गया है। अब इसको मैंने सीधे सॉल्व करना है, तो सीधे निकालना क्या होगा कि क्षेत्रफल निकालना होगा, तो दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इससे क्या करते हैं सीधे S इक्वल टू एक सूत्र होता है, तो इसको सूत्र में बता देता हूँ। क्या सूत्र इधर है, नहीं इधर नहीं है, ये रहा सूत्र। ये रहा अभी क्षेत्रफल दो गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दो गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल S इक्वल टू 160 प्लस 100 प्लस 100, इन सबको योग करके बटे 2 कर देना तो 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये 180 डिग्री रख दिया गया है, तो ये 180 डिग्री पे आ गया हुआ। तो इसको कैसे देखते हैं 100 200 हो गया, 200 प्लस 360 और 360 का आधा 1800, 360 का आधा 180 हो जाएगा, ठीक है। 180 रख दिया गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल रखा गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट में 180 गुणे 20 गुणे 80 माइनस गुणे 80। तो इसका भी एक सूत्र होता है, तो इसको एस रखते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है इसका सूत्र। और ये सारे के सारे किस में रहते हैं ब्रैकेट में रहते हैं। तो यहाँ ए बी सी इसको रखा गया है। और जस्ट 1 सेकेंड, चलिए तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा ये फार्मूला। एक बार मैं आप दिखा चुका हूँ। एस इक्वल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है रूट में होता है एस, फिर उसके बाद ब्रैकेट में मतलब रूट में जो होता है एस, फिर इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस आप लोगों ने यहाँ तो निकाल ही लिया हुआ है, तो एस माइनस से ऐसे निकालते हैं, तो एस माइनस ए निकालते हैं। तो जैसे कि 180 आया तो 180 माइनस 100 मतलब कि 80 आया, तो 80 लिख दिया गया।
फिर 180 माइनस 100, फिर 80 आया हुआ तो 80 रख दिया गया। फिर एक और कोई इक्वेशन है 180 माइनस 160, तो 180 माइनस 160 20 आया हुआ तो ये 20 हो गया है। और फिर एस को तो ऐसे रख दिया गया, ठीक है। तो ये होता है। और फिर इसके बाद 36 हो गया, फिर ये 100 हो गया, और फिर 80, फिर 80 हो गया। तो मतलब किसी न किसी तरीके से इस रूट के सिंबल से बाहर निकलना रहेगा। तो 36 हो गया, 10 दामा 100 हो गया, और 80 तो उसका जोड़ा बना हुआ है, ये तो वो बाहर हो जाएगा, जिसका जोड़ा सलामत वो बाहर आ गया। फिर 48 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो इसको गुणा करने पे यही आता है, 6 दामा 60 हो गया और 6 अटे 48 हो गया, मतलब 2 जीरो पीछे लग गया वर्ग सेंटीमीटर। हाँ, हालांकि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर कह दिया जाता है त्रिभुज के क्षेत्रफल में। और फिर इसके बाद बढ़ गए थे सभी सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो अर्थात अभी तो सिर्फ त्रिभुज का निकला हुआ, तो त्रिभुज का दुगना कर दिया जाएगा तो 9600, ठीक है। अर्थात 9600 वर्ग सेंटीमीटर सम चतुर्भुज का एक क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे बढ़ते हैं सीधे। तो ये जी रहा हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, ए प्लस बी इक्वल 7 और ए बी इक्वल्स 12, और फिर इससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे क्या करना रहेगा, हमको ए प्लस बी पता है, ए बी पता हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालने में किया जाता है। उसमें ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला निकाल देंगे, लगा देंगे। अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये तो काफ़ी गलत है, ये देखते हैं सीधे। तो जी बिल्कुल ये एकदम सोल्यूशन पे आ गए हैं। तो उसके बाद ए प्लस बी इक्वल 7 आ गया है और ए बी इक्वल 12 आ गया है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab एक सूत्र होता है। इसको आप लोग रटे रहिएगा बिल्कुल। और हम बीजगणितीय में काफ़ी यूज होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 49 माइनस 24 आ गया है, तो 49 यहाँ पे रख देंगे। तो 49 कैसे आया हुआ है, तो ये जो 7 है ये जो है इसको यहाँ पे रख दिया गया, ठीक। 7×7 = 49 हो गया, जो कि ये आ गया है। फिर उसके बाद जो ए बी दिया हुआ है इसको यहाँ रख दिया गया। 12×12 = 24 होता है, ये रख दिया गया। 49 में से 24 घटाएंगे तो हो गया 25 आ जाएगा, 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 61 जो है, आगे बढ़ते हैं 61 क्वेश्चन पे। सीधे क्वेश्चन पे तो पहले तो ये 61 नंबर क्वेश्चन है। यदि 5x माइनस एक्स प्लस 1 है और प्लस 5 2 माइनस एक्स है और इक्वल 5 3 प्लस 1 है, तो x का धनात्मक मान ज्ञात करना है। तो धनात्मक मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो सीधे बताते हैं हम आपको धनात्मक मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये देखिए 5x है, और सोल्यूशन पे सीधे बताता हूँ मैं आपको। हाँ जी, तो ये रहा सोल्यूशन अपना। और से 5x+1 यही तो क्वेश्चन था, बिल्कुल ये क्वेश्चन था। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको आधार समान होने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 5x+1 लिख दिया गया, तो 5 एक साइड पे लिख दिया गया और 5x एक साइड पे लिख दिया गया, और प्लस 5 2 और डॉट 5 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। और इक्वल 126 हो गया, क्योंकि 5×25 और 25×5 125 होता है, प्लस 1 जोड़ने पर 126 हो जाता है। 126 एक साइड पे रख दिया गया, तो ये रहा 126 एक साइड पे हो गया। कभी कभी ब्रश भी नहीं काम करता है इसका, चलिए ठीक है। ये रहा पेन काम कर दिया, 126 हो गया। और फिर उसके बाद ये देखिए, तो इसको मैंने क्या लिख लेना है 5, ये पॉइंट नहीं है, ये गुणा है, ये भी गुणा है, गुणे का निशान, ठीक है। तो इसको रख दिया गया। अब देखते हैं क्या करता है। अब इसको रखने पर फिर ये 5x हो गया। अब इसमें से क्या कर दिया गया, 5x साइड एक साइड पे लिख दिया गया है। अब माना 5x इक्वल टू ए मान लिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं 5x ए पर ए माना गया, तो 5a हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है। अब 5 फिर 25a हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। फिर इसको गुणा किया गया तो इसमें एक इक्वेशन बन गया, ये रहा। तो 5a² और फिर उसके बाद इस a को यहाँ पे ले आया गया -26a, और फिर गुणनखंड किया गया है। तो 25×5 = 125 होता है, और 125 प्लस 91, तो इसको रखा गया है 126 को क्या लिख सकते हैं, 125 प्लस 1, ठीक। तो इसको ये देखिए धन जहाँ लगा रहा है वहाँ पे इन संख्याओं को जोड़ के ऐसा किया जाता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे -125a और फिर -1a, ठीक है। लिख ही नहीं जा, चलिए ठीक है 1a, और फिर +25 हो जाएगा। और ये जो 5a² वाला हम बता रहे हैं, ठीक है, ये वाला वैल्यू, तो इसको ऐसे कर दिया गया है।
फिर इसके बाद गुणनखंड करने के बाद ये जो ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, और इसको कॉमन ले लिया गया, 5a कॉमन लिया गया है, और बाकी एज अ इट इज़ 5a-1 ले लिया गया, a-25 लिया। अब a इक्वल 25 लेने पर 5x इक्वल 5 का स्क्वायर हो जाता है, तो इसका मतलब x बराबर 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, और ये रहा आंसर आपका। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 62 है। 5 जनवरी को 1991 को शनिवार था, तो शनिवार के बाद 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होता है, तो ये बताना है हमको 62 पर। तो 62 पे एक सीधे सा क्वेश्चन का सलूशन पे जाते हैं। तो ये देखिए 62 क्वेश्चन है। 5 जनवरी 1991 को दिन था, तो शनिवार था। ठीक है, तो जब इक्वल टाइप के जो रहते हैं एक साल बाद भी 5 जनवरी 1992 को, तो ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं होते, उसमें शनिवार होते हैं। जैसे ऑड ऑड की बात की जाती है, तो उसी में 91 के बाद 92 को भी शनिवार पड़ेगा। अब जो है 5 जनवरी 1992 से 3 मार्च 1992 तक दिनों की संख्या 59 होगी। ठीक है, जब 5 जनवरी से 3 से मार्च तक जोड़ा जाएगा तो 59 हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। तो 59 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो 59 को 7 पे डिवाइड करने पे क्या रहेगा, तो देखते हैं 7-7-49, लेकिन ये तो कट नहीं रहा है, 9 आ गया। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, 8-7-56 और 56 और 3, तो 56 और 3 हो जाएगा 57, 58, 59। ठीक है, तो ये देखिए 3 दिन शेष बचते हैं, 8-7-56 हो गया, और 57, 58, 59, 59 बैठ गया। ठीक, अब ये 59 इसको हटा देते हैं, चलिए ठीक, इसको हट गया, और फिर उसके बाद ये हो गया 59, और 3 मार्च 1992 को दिन होगा, अर्थात 3 दिन शेष बचता रहता है, रवि सोम मंगल, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल। अगर आपको इस तरह से सवाल का आंसर नहीं लग रहा है तो आप डॉटेड तरीका भी अपना सकते हैं, सीधे सीधे। अगर इस तरह से नहीं लगता है तो आप सीधे 5 जनवरी से लेके 3 मार्च तक के डेटों को ऐसे कर सकते हैं। 5 जनवरी है, तो 5 जनवरी को आपको कौन सा डेट पड़ रहा है, आपका शनिवार पड़ रहा है, आप शनिवार को ऐसे रखिए, शनिवार, फिर रवि सोम मंगल बुध, फिर रवि सोम मंगल बुध, फिर रवि सोम मंगल बुध, राम सोम मंगल। तो इस तरह से आप जोड़कर आप यहाँ पे मंगलवार का आंसर ला सकती हैं। ठीक है, एक छोटा सा जुगाड़ू ट्रिक है जो कि बचपन में काम करते थे, तो उसी टाइप का रहता था, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं और आंसर आपका आएगा, ज़रूर आएगा। आप एक बार प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल आंसर आएगा। तो मैं इस मिलते हैं अगले पार्ट 3 वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा जा रहा है, तो बिल्कुल पार्ट 3 की वीडियो का वेट कीजिएगा, बिल्कुल इसके जस्ट तुरंत बाद ही पार्ट 3 का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए, और पार्ट 3 वीडियो पर बिल्कुल आइए, जुड़िएगा।